हेलो गाइस, वेलकम टू दक्ष एकेडमी लाडवा। सो बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे हरियाणा जीके का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। और इम्पोर्टेंट की बात करें तो अगर हम इसे एचएससी का फेवरेट टॉपिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि किसी न किसी रूप में किसी न किसी एग्ज़ाम में इस टॉपिक में से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्धन वंश, या जिसे हम क्या बोल सकते हैं, पुष्यभूति वंश भी बोल सकते हैं। अगर पुष्यभूति वंश की बात करें तो ये किसके सामंत थे? गुप्तों के सामंत थे। गुप्त वंश जिसे क्या बोला जाता है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी बोलते हैं गुप्त वंश को। अगर क्वेश्चन आता है वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के जो राजा थे, जो स्टार्टिंग में राजा आए, वो किनके सामंत थे? तो गुप्तों के सामंत थे। गुप्त वंश को स्वर्ण युग क्यों बोला जाता है? क्योंकि उस टाइम में बहुत ही बेहतरीन मंदिर, बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी, किसमें? गुप्त काल में। और जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी है, वो भी किस टाइम में बनी थी? गुप्त काल में बनी थी। और आर्यभट्ट है, वराहमिहिर है, या फिर कालिदास है, ये सभी बड़े बड़े विद्वान किस टाइम में हुए? गुप्त काल में। इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग बोलते हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन और मैं बता दूं, भारतीय इतिहास का दूसरा स्वर्ण युग किसके टाइम को बोला जाता है? शाहजहां के काल को बोला जाता है, क्योंकि शाहजहां के काल में भी बहुत सारी सुंदर सुंदर इमारतें बनी। जैसे इसमें लाल किला आ जाता है, ताजमहल है, मयूर सिंहासन है, दीवाने आम है, ये सारे किसके टाइम में बने थे? शाहजहां के टाइम में। तो इसलिए भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे बोला जाता है? शाहजहां के काल को। तो यहाँ पे हम वर्धन वंश की बात कर रहे हैं। वर्धन वंश की अगर हम बात करें, इसके संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति। मतलब इनके जो स्टार्टिंग में राजा हुए, या स्टार्टिंग में जिसने स्थापना की थी पुष्यभूति वंश की, तो पुष्यभूति उसका नाम था, इसलिए इसे पुष्यभूति वंश भी बोल देते हैं। इनकी राजधानी की बात करें तो थानेसर। अगर क्वेश्चन आता है वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश या फिर हर्षवर्धन की राजधानी का नाम बताएं, तो थानेसर। और थानेसर को श्रीकंठ जनपद भी बोला है। किसने बोला है श्रीकंठ जनपद? हर्षचरित्र। हर्षचरित्र जो बुक है, जो किसने लिखी है? बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है, उसमें थानेसर को क्या बोला है? श्रीकंठ जनपद बोला है। उसके बाद हम बात करते हैं वर्धन वंश। जैसे वर्धन वंश की बात करें तो प्रभाकर वर्धन, इस वंश का जो स्टार्टिंग में राजा हुआ, जैसे पुष्यभूति के बाद जो राजा आया, जो स्वतंत्र रूप से, यानी कि जो स्वतंत्र राजा बना, किसका? वर्धन वंश का। तो कौन था? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम यशोमती। और उसके बाद प्रभाकर वर्धन के दो बेटे हुए और एक बेटी हुई। तो एक बेटे का नाम राज्यवर्धन, बेटी का नाम राजश्री, और छोटे बेटे का नाम था हर्षवर्धन। तो जो राज्यवर्धन था, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा था। कब? 605 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। कौन? राज्यवर्धन। और जो राजश्री थी, इसकी शादी कर दी गई थी किसके साथ? कन्नौज नरेश ग्रह वर्मा। और किस वंश के थे ये? मोखरी वंश के थे। कौन? कन्नौज नरेश ग्रह वर्मा के साथ किसकी शादी हो गई थी? राजश्री की शादी हो गई थी। उसके बाद जैसे राजश्री की शादी ग्रह वर्मा के साथ, वर्धन वंश का एक तरह से बुरा टाइम स्टार्ट हो गया था। कैसे? क्योंकि जो ग्रह वर्मा था, इसकी हत्या कर दी थी किसके द्वारा? मालवा नरेश जो देवगुप्त था। कहाँ का? मालवा, यानी कि एमपी का जो क्षेत्र पड़ता है, एमपी में पड़ता है। मालवा नरेश देवगुप्त, इसने किसकी हत्या कर दी थी? ग्रह वर्मा की हत्या कर दी थी। किसने? देवगुप्त ने। और देवगुप्त का जो साथी था वो कौन था? शशांक था। शशांक कहाँ का राजा था? बंगाल का। बंगाल का राजा गौड़ नरेश शशांक, ये दोनों मिले हुए थे। और इसमें जो देवगुप्त है, उसके द्वारा ग्रह वर्मा की हत्या कर दी थी। किस लिए? क्योंकि कन्नौज का राजा था। और जो कन्नौज का क्षेत्र है, वो शुरू से ही अपने उपजाऊ क्षेत्र के लिए जाना जाता है। इसलिए मतलब कोई भी राजा उसके ऊपर अधिकार करना चाहता था। और यहाँ पे ग्रह वर्मा की हत्या हो गई थी। उसके बाद है, जब राज्यवर्धन को इस बात का पता चला कि ग्रह वर्मा की हत्या कर दी है, जो किसके हस्बैंड थे, किसके पति? राजश्री के पति थे। और इसके बाद जो राज्यवर्धन है, वो कहाँ पर? उसने देवगुप्त के साथ युद्ध किया। और जो देवगुप्त है, इसको मार दिया था किसके द्वारा? राज्यवर्धन के द्वारा ये मारा गया था। कौन? देवगुप्त। एंड देवगुप्त के बाद शशांक ने क्या किया? राज्यवर्धन से बात करनी चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ संधि करना चाहता हूँ, क्योंकि जो गौड़ नरेश शशांक था, वो भी किसके साथ था? देवगुप्त के साथ था। और यहाँ पे शशांक ने क्या किया? राज्यवर्धन के पास मैसेज भेजा कि मैं आपके साथ संधि करना चाहता हूँ। और शशांक ने राज्यवर्धन को जो है धोखे से इसे भी मार दिया था। किसने?
शशांक द्वारा। कौन? गौड़ नरेश। अब इसकी भी हत्या हो गई थी राज्यवर्धन की, और गृहवर्मा की भी हत्या हो गई थी। और जो राजश्री थी उसको क्या कैद कर लिया गया था। कोई तो कहते हैं कि इसको कैद कर लिया गया था, कोई कहते हैं कि ये राजपाट छोड़कर, यानी कि जब इसके हस्बैंड की हत्या कर दी थी तो ये जंगल में चली गई थी। तो उसके बाद बारी आती है हर्षवर्धन की। अब हर्षवर्धन का जो जन्म हुआ था 590 ईस्वी में जन्म हुआ था। देखो ये बात कब की थी, 605 में किसकी हत्या कर दी थी, राज्यवर्धन की भी हत्या। और हर्षवर्धन का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 590 ईस्वी में। यानी कि इस टाइम तक, कब, 605 ईस्वी तक हर्षवर्धन जो था वो 15 साल का था। और 606 ईस्वी में राज्यवर्धन की हत्या के बाद हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा था। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा था, 606 ईस्वी में, और कब तक इसने शासन किया था, 647 ईस्वी तक। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है काफ़ी इम्पोर्टेंट, हर्ष संवत जो है वो कब चला था, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा था, 606 ईस्वी में जब हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा, तो हर्षवर्धन के गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में हर्षवर्धन ने क्या चलाया, हर्ष संवत चलाया था। और इसका जो टाइम पीरियड है ये आपने अच्छे से याद रखना है, 606 से 647 ईस्वी तक। और हर्षवर्धन के गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले इसने जो शशांक है इसको हराकर इसकी हत्या कर दी थी। शशांक की किसके द्वारा मारा गया था, हर्षवर्धन के द्वारा। अब यहाँ से जो है हर्षवर्धन का टाइम स्टार्ट होता है कब, 606 ईस्वी से। इसने शशांक को हराकर उसे मार दिया, और उसके बाद अपनी जो बहन थी राजश्री, इसकी बहन का नाम राजश्री, इसे ढूंढकर कहाँ पर बिठाया, कन्नौज की गद्दी पर बिठाया, और कन्नौज को अपनी सेकंड राजधानी बनाया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की सेकंड राजधानी कौन सी बनी थी, कन्नौज बनी थी। और कन्नौज की रानी किसे बना दिया था, अपनी बहन को बना दिया था। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, हर्षवर्धन के टाइटल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से याद रखना है, क्योंकि हर्ष के बारे में क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। हर्ष के टाइटल कौन कौन से टाइटल लिए, सबसे पहले तो शिलादित्य। शिलादित्य किसे बोलते हैं, हर्षवर्धन को बोलते हैं। साहित्यकारों का सम्राट बोलते हैं हर्षवर्धन को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर्षवर्धन खुद भी एक राइटर भी थे, एक नाटककार थे, एक चित्रकार थे, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, साहित्यकारों का सम्राट बोला जाता है। सेकंड अशोक बोलते हैं किसे, हर्षवर्धन को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसने बौद्ध धर्म को अपनाया था और बौद्ध धर्म के लिए काफ़ी कुछ काम किए थे, किसने, हर्षवर्धन ने। इसे चक्रवर्ती सम्राट बोलते हैं, भारत का चक्रवर्ती सम्राट बोलते हैं, क्योंकि लगभग जो है उत्तर भारत को जीत लिया था किसने, हर्षवर्धन ने। एंड संकलोत्तर नाथ भी से बोला जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। परम भट्टारक की उपाधि ली थी किसने, हर्षवर्धन ने। तो ये थे हर्षवर्धन के टाइटल्स। एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है, जैसे हर्षवर्धन ने नॉर्थ भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया को तो जीत लिया था, अब इसने क्या सोचा कि मैं साउथ की तरफ भी जाऊं, यानी कि दक्षिण भारत की तरफ इसने अभियान किए। और दक्षिण भारत की तरफ ये गया जब नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर, ये बात है 619 या 620 के आसपास। तो नर्मदा नदी के तट पर जब ये पार कर रहा था नर्मदा नदी को, चालुक्य नरेश, कौन, चालुक्य नरेश पुलकेशियन सेकंड द्वारा ये हार गया था। यानी कि जब ये नर्मदा नदी को पार कर रहा था तो पुलकेशियन सेकंड, जो किस वंश के थे, चालुक्य वंश के थे, काफ़ी पावरफुल शासक थे और दक्षिण के बहुत सारे राजाओं को हराया था किसने, पुलकेशियन सेकंड ने। तो पुलकेशियन सेकंड ने इसे हरा दिया था किसे, हर्षवर्धन को, और उसके बाद इसने दक्षिण भारत की तरफ कभी मूव नहीं किया। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन एक नाटककार और चित्रकार। अगर नाटककार की बात करें, इन्होंने 3 नाटक लिखे हैं, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। इनके 3 नाटक लिखे गए हैं, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। अगर रत्नावली की बात करें, यहाँ से एक बार एक क्वेश्चन आया था कि हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में रत्नावली नामक उत्सव मनाया जाता है, तो कहाँ पर मनाया जाता है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में रत्नावली उत्सव मनाया जाता है। और जो रत्नावली है ये संस्कृत भाषा की पहली नाटिका है, कौन सी बुक,
रत्नावली। नेक्स्ट हम बात करते हैं धर्म की। अब हर्ष जो है उसने किस धर्म को अपनाया था? देखो जो हर्ष है वो स्टार्टिंग में, मतलब जब स्टार्टिंग की बात है तो किसे मानते थे? शिव के उपासक थे और सूर्य के उपासक थे हर्षवर्धन। लेकिन हवेन सेंग जब इसके समय में आया था, यानी कि इसके दरबार में आया था, तो कब आया था? 629 से 643 ईस्वी तक हर्ष के दरबार में रहा। कौन? ह्वेनसांग। तो इसने क्या किया? जैसे ह्वेनसांग जब भारत में आया था और किसके लिए आया था? बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए आया था, बौद्ध ग्रंथों को इकट्ठा करने के लिए आया था। तो ह्वेनसांग से प्रभावित होकर इसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपना लिया था। ये क्वेश्चन भी आया था कि हर्षवर्धन ने किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपना लिया था। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं हर्षवर्धन के दरबारी कवि की, जिसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आता है। दरबारी कवि की अगर हम बात करें, जो मुख्य है वो कौन थे? बाणभट्ट इसके मेन जो थे वो दरबारी कवि थे। और इसने कौन सी बुक लिखी? हर्षचरित्र। क्वेश्चन आता है हर्षचरित्र के लेखक कौन? बाणभट्ट। इसके अलावा बाणभट्ट ने और कौन सी पुस्तक लिखी? पूर्व पाठिका। ये बुक आपने अच्छे से याद रखनी है। चंडी शतक एक बार इसके बारे में पूछा गया था। चंडी शतक किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट के द्वारा। और उसके बाद है कादम्बरी। तो ये सारी जो बुक्स हैं वो किसके द्वारा लिखी गई हैं? बाणभट्ट के द्वारा। इसके अलावा एक बार क्वेश्चन आया था कि जो हर्षचरित्र है बाणभट्ट ने किस भाषा में उसको लिखा है? तो ये किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत भाषा में। इस टाइम की जितनी भी बुक्स हैं, चाहे वो गुप्त काल की बुक हो और चाहे वो वर्धन काल की बुक हो, तो सारी की सारी जो बुक्स है वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है? वो संस्कृत लैंग्वेज में ही लिखी गई है। तो अगर आपके पास इनमें से किसी भी बुक के बारे में पूछा जाए किस भाषा में लिखी है, तो संस्कृत भाषा में लिखी है। उसके बाद जैसे बाणभट्ट के बाद और भी इसके जो दरबार में थे काफ़ी बड़े बड़े विद्वान थे, जैसे दिवाकर। अगर क्वेश्चन आता है दिवाकर किसके दरबार में? तो हर्षवर्धन के दरबार में। मयूर भी हर्षवर्धन के दरबार में थे। एक भास नाम के विद्वान भी, और भर्तृहरि, ये सारे विद्वान किसके दरबार में थे? हर्षवर्धन के दरबार में, क्योंकि हर्षवर्धन जो है विद्वानों का बहुत ज़्यादा आदर करता था। नेक्स्ट है हर्षवर्धन की अगर हम बात करते हैं, हर्ष का जो प्रशासन था, हर्ष के अगर हम प्रशासन की बात करते हैं, प्रशासन में जो मंत्री होते थे, मंत्री को क्या बोला जाता था? अमात्य बोला जाता था। तो ये आपने अच्छे से याद रखना है, क्योंकि प्रशासन के बारे में अब तक मुश्किल से एक दो क्वेश्चन पूछा गया है। तो आने वाले टाइम में आपके पास प्रशासन से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मंत्री को क्या बोलते थे? अमात्य बोलते थे। ऐसे ही एक पोस्ट होती थी भंडी को, ये होते थे प्रधान सचिव। प्रधान सचिव किसे बोला जाता था? भंडी को। सिंहनाद, नेक्स्ट है सिंहनाद, ये किसे बोलते थे? जो प्रधान सेनापति होता था, यानी कि जो प्रधान सेनापति होता था उसे क्या बोलते थे? सिंहनाद बोलते थे। ऐसे ही भुक्ति किसे बोला जाता था? हर्ष के टाइम में भुक्ति किसे बोलते थे? प्रांत को बोलते, यानी कि जो स्टेट होता था उसे क्या बोलते थे? भुक्ति बोलते थे। और जो भुक्ति का यानी कि इसका हेड होता था उसे क्या बोलते थे? उपरिक बोला जाता था भुक्ति के हेड को। भुक्ति के बाद विषय होता था। विषय यानी कि आज के टाइम में जिसे हम डिस्ट्रिक्ट बोल देते हैं, जिले को क्या बोलते थे? विषय बोलते थे। और इसके हेड को क्या बोलते थे? विषयपति। और विषय के बाद क्या आता था? ग्राम आता था। और गांव जो होता था वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होता था। उसके बाद यहीं से क्वेश्चन आता है कि हर्ष के टाइम में सूती वस्त्रों का सबसे बड़ा जो केंद्र था वो कौन सा था? तो सूती वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? मथुरा था। ये आपने याद रखना है, हर्ष के टाइम में सूती वस्त्रों का सबसे बड़ा केंद्र मथुरा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाणभट्ट की जो बुक है कादम्बरी जो बुक है बाणभट्ट की, इसमें एक यंत्र का उल्लेख हुआ है। किस यंत्र का? तुला यंत्र यानी कि जल पंप का भी उल्लेख हुआ है। अगर क्वेश्चन आता है कि जल पंप या फिर तुला यंत्र का उल्लेख
बाणभट्ट की किस बुक में हुआ है, तो किस में हुआ है, कादम्बरी में हुआ है। यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद हेनसेंग की बात कर लेते हैं। हेनसेंग की जैसे अगर टाइटल की बात करते हैं, हेनसेंग के टाइटल की अगर हम बात करें, क्या बोलते हैं इसे, यात्रियों का राजकुमार बोलते हैं। यात्रियों का राजकुमार किसे बोला जाता है, हेनसेंग को बोला जाता है। और क्या बोला जाता है इसे, नीति का पंडित, नीति का पंडित इसे बोलते हैं। और आधुनिक शाक्य मुनि, आधुनिक शाक्य मुनि, ये सारे जो टाइटल है वो किसके हैं, हेनसेंग के। क्या कुछ है, यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है, नीति का पंडित बोला जाता है, या फिर आधुनिक शाक्य मुनि बोला जाता है। किसे बोला जाता है, हेनसेंग को बोला जाता है, जो किसके दरबार में आया था, हर्षवर्धन के दरबार में आया। और उसके बाद हेनसेंग की अगर हम बुक की बात करें तो इसकी बुक कौन सी है, CU की। CU की ये जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई, हेनसेंग द्वारा लिखी गई। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक, किसके बारे में, वर्धन वंश के बारे में, या फिर हर्षवर्धन के बारे में, या फिर पुष्यभूति वंश के बारे में। तो आज के टॉपिक में मैंने आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें बताई, क्योंकि सारी बातें बुक्स में नहीं मिलती। बुक्स के अलावा जो है यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन की जाती है उसको आपने अच्छे से समझना है और नोट कर। तो ये थी बच्चों आज की क्लास। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आज की क्लास के लिए लाइक और शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। थैंक यू।